हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉडेमी की तरफ से आ चुका एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ऑलरेडी हम लोग 11 वीडियोस दे चुके हैं। ये हम लोग का 12th नंबर वीडियो होगा और ये 2021 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन का आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे वहां पे जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आज का क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पे। और आज का क्लास कुछ टेक्निकल क्लासेस होगा, मतलब कुछ कंसर्ट वाला क्लासेस होगा। तो ये क्लास को बहुत ध्यान से देखना और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है तुम्हारा नंबर सिस्टम से। ठीक है, और मैंने आई थिंक तुम लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत सारा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, मतलब मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अगर वो किसी भी चैप्टर का अंदर नहीं आता है लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, उसको नंबर सिस्टम के ऊपर डाल दिया जाता है। तो वैसा ही नंबर सिस्टम पहले से ही बदनाम था, लेकिन नंबर सिस्टम का कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, देखो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 देन फाइंड द अदर। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया। मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वो दोनों नंबर में से एक नंबर का वैल्यू कितना दे दिया गया, 24 दे दिया गया। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरा ये सीरीज का सबसे पहला 2 क्लास देखा होगा, तुमको एक चीज पता होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक तुम लोग को प्रॉपर्टी बताया था। वो प्रॉपर्टी क्या था? वो प्रॉपर्टी था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब ये दोनों नंबर का एलसीएम और ये दोनों नंबर का एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो दो नंबर जिनका मैंने एलसीएम और एचसीएफ लिया वो दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस वही वाला प्रॉपर्टी यहां पे लगाता हूं। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना था 168, तो मैंने यहां पे 168 लिख दिया। नेक्स्ट एचसीएफ कितना था, एचसीएफ मेरा 6 था, मैंने यहां पे 6 लिख दिया। ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है, मान लेता हूं ए का वैल्यू तुम्हारा 24 है और बी का वैल्यू कितना मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड आउट करना है, तो इंटू बी कर दिया। ठीक है, सिंपल से एक प्रॉपर्टी था ये वाला प्रॉपर्टी, बस ये प्रॉपर्टी में पुट करो और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने हो जाएगा। अब बस कैंसलेशन करो, देखो 168 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू कितना, बी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 24 तो इधर मल्टीप्लाई तो उस तरफ कैसे चला गया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर इस तरफ वो मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाने का तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिलेशन करते देखो, 6 1 6, 6 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 4 16, 4 2 टाइम्स 8। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 42। और 42 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 42 मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, ये क्वेश्चन के मुझे ये चीज सीखने को मिला कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करता हूं और दूसरी तरफ अगर मैं वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। बस यही प्रॉपर्टी यूज करो, तुम्हारा आंसर यहां पे आ जाएगा। और मैक्सिमम नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन होता है यही प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इफ x इज एन इवन नंबर देन अ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज। क्या भाई ये क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो सीधा सा बात है भाई, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर मान लेता हूं x मेरा एक इवन नंबर है तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, ऑब्वियसली ऑड नंबर ही आएगा। और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा x प्लस 1 हो जाएगा। और ये x प्लस 1 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, x प्लस 1 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर ये क्या फालतू सा क्वेश्चन करा रहे हो हम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छा सीखने आए तो अब कुछ अच्छा सिखाओ। तो भाई मैं क्या ही करूं, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर से चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक एक करके मार्क करता हूँ। व्हाइट कलर से जो मार्क कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इवन नंबर, ये भी तुम्हारा इवन नंबर, ये भी तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे देखूँ ये 5 ये 7 और ये 9, ये क्या हो जा रहा है, ऑड नंबर हो रहा है। मतलब क्या होता है, नंबर सीरीज कैसे चलता है, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है
कि अगर x एक इवन नंबर है, x अगर एक इवन नंबर है तो लेट अस अज्यूम द x का वैल्यू टू बी कितना है, x का वैल्यू टू बी 4 और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला गया। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, अगर 4 है उसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो वही इसीलिए यहां पे देखो 4 + 1 which is equal to 5 और यही चीज तुम यहां पे देख पा रहे हो। ठीक है, यही चीज पूछा बट रियल नंबर नहीं दिया गया, बस x दे दिया गया। तो पहला नंबर अगर x हो रहा है वो भी तुम्हारा इवन नंबर हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, उसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएगा। सो x + 1, तो इसी कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर बी पे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत आसान है, कंसेप्ट भी बहुत आसान है, बस यहाँ पे वेरिएबल को इनपुट कर दिया गया जिसके कारण ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। बात समझ में आ गया? चलो अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द नंबर 229301? अब ये समझने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दे तो वो समझ लो। जैसे कि मान लो यहां पर लिखता हूं मैं 987255, ठीक है, ये नंबर दिया गया। अब यहां पे तुमको पता होना चाहिए, आई थिंक क्लास 4 में ये चीज सिखाया गया था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मैं वो चीज समझा देता हूं। जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पे 7 को राउंड करता हूं, ठीक है, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, मतलब कौन सा जगह पे वो स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो देखोगे कि कौन सा प्लेस में, ये 1s प्लेस में है, ये 10s प्लेस में है, ये किस प्लेस में है, ये तुम्हारा 100 प्लेस में है, और ये किस प्लेस में है, ये तुम्हारा 1000 प्लेस में है। ये कौन सा हो जाएगा, ये तुम्हारा 10,000 प्लेस में होगा, और ये 10,000 नहीं 1 लाख हो जाएगा। छोड़ो 1 लाख लिख के क्या ही करना है, तुमको 7 तक ही तो चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है? तो 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तक कंटिन्यू होते जाएगा ये चीज। ठीक है, तो अगर तुमको यहां पे कोई बोले, कि यहां पे तुमको बताना है कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 1000 है। दैट मींस 7 × 1000 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7000 हो जाएगा। तो उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई तुमको पूछे कि 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तुम बोलोगे 2 × इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 100, इट विल बी इक्वल टू कितना, 200। तो मतलब वो 100th प्लेस में है। अगर तुमको बोले 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे वो 10th प्लेस में, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज 5050। कैसे, 5 × 10। तो ये हो जाता है प्लेस वैल्यू, मतलब कौन सा वैल्यू में वो स्टैंड करता है। हमेशा याद रखना वो तुम्हारा राइट से लेफ्ट जाएगा, 1 स्टैंड 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड कंटिन्यू। बात समझ में आ रहा है? ये हो जाता है प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू बेसिकली होता है जो दिख रहा है तुमको वही। ठीक है, अगर कोई बोले कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा। अगर पूछे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का फेस वैल्यू क्या, 7 ही रहेगा। फेस वैल्यू मतलब जो तुमको दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, 7 को 7 ही दिख रहा है। ठीक है, अब मत बोलना 7 को तुमको 4 दिख रहा है। और वो अगर दिख रहा है तो तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन होगा, डॉक्टर के पास जाओ और मेरा जैसा एक चश्मा लगा लो। बात समझ में आ रहा है? तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो तुमको दिख रहा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई बोलता है तुमको फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 है, तुमको स्पेसिफाई करके दे दिया जाएगा कौन सा 5। ठीक है, अगर ये 5 बोला तो इसका भी प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और ये भी बोल दिया तो इसका भी प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5। दोनों का फेस वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो दिख रहा है तुमको वही तुम्हारा फेस वैल्यू हो जाएगा, और प्लेस वैल्यू क्या होता है, जहां पे वो स्टैंड कर रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा सा बात है, बस वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। अभी देखो वही कंसेप्ट आप यहां पे लगेगा। क्या बोला गया है, देखो यहां पे बोला गया है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सीधा सा बात है, तो नंबर लिख लेता हूं 229301, और किसका बोला, 9 का बोला गया। ठीक है, तो किसका किसका चाहिए, फेस वैल्यू ना प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, यही चाहिए तुमको। 1 स्टैंड 100,000 तो कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 9000, और फेस वैल्यू 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही हो जाएगा। तो इससे इसको 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 9 8 कैसे 8991 होगा ना, 8991 हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सीधा सा बात है भाई, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, ये क्वेश्चन को मुझे ये चीज सीखने को मिला कि प्लेस वैल्यू होता है जहां पे वो स्टैंड करता है, जहां पे वो जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, जो तुमको दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीज? चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे।
ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर 60 एंड 100, 60 और 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा। तो अभी प्राइम नंबर सुनते हैं तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से होना चाहिए कि ऐसा एक नंबर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है, जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है। जैसे कि मान लेता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3, ठीक है, तो 3 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 3 का टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। 3 किसी और के टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्राइम नंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर लेता हूं मैं यहाँ पे 7 किसका किसका आएगा, 7 का टेबल में आएगा और 1 का टेबल में आएगा, तो 7 ऑल्सो इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूं, ठीक है, तो 14 किसके टेबल में आएगा, 14 तो 14 के टेबल में आएगा, 14 तो 1 के टेबल में भी आएगा। तो क्या मैं 14 को प्राइम नंबर कह सकता हूं? नहीं भाई, 14 तुम प्राइम नंबर नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि 14 तो 14 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, साथ ही साथ 14 तुम्हारा 7 के टेबल में भी आता है। ठीक है, साथ ही साथ वो किसके साथ भी आता है, वो तुम्हारा 2 के टेबल में भी आता है। तो 14 मतलब बहुत जगह आ रहा है। मतलब प्राइम नंबर सर दोस नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ एंड 1, बस उसके बाद 2 फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों प्राइम नंबर होगा, ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब तुमको क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि 60 और 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है वो तुमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले एक एक करके, वैल्यू कोई फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। पहले होगा 60, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा, 61 इज ए प्राइम नंबर। 62, 63 प्राइम नंबर, तुमको लग रहा होगा 63 प्राइम नंबर है, लेकिन नहीं है भाई, 6 and 3 से डिविजिबल होता है। 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 हो जाएगा यहाँ पे, तो 67 इज ए प्राइम नंबर। 68, 69, 70 नहीं, 71, हाँ 71 विल बी ए प्राइम नंबर। 71, 72, 73, हाँ 73 भी होगा। 73, उसके बाद क्या आएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 जाएगा क्या, हाँ 79 भी आएगा। ठीक है, और क्या रहेगा, 70 हो गया ना, कितना तक, 100 तक जाना है ना। 80, 81, 82, 83 जाता है क्या, 83 किसी का टेबल में, 83, 8, 3, 11 नहीं, 83 भी आएगा। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 भी होगा ना आई थिंक, 97 और 100 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो कितना प्राइम नंबर हो गया तुम्हारा, 8 प्राइम नंबर हो गया। किसके किसके बीच में, 60 और 100 के बीच में। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 100। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर इसका कुछ फॉर्मूला है कि नहीं इसको याद करने के लिए। तो देखो भाई, ना ही प्राइम नंबर के बीच में जो वैल्यूज है वो तुम्हारा कंस्टेंट है कि तुम वहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो भी होगा तुम्हारा दिमाग से काम करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज कितना, 34 एंड द डिफरेंस इज कितना, 8, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के तुम्हारा दिमाग में ये आएगा कि सर फॉर्मूला लगेगा कि नहीं। यहाँ पे तो सीधा सा बात है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का कोई सीन नहीं बनेगा। सीधा सीधा बात मान लो, लेट अस एज्यूम द फर्स्ट नंबर टू बी x एंड दूसरा नंबर टू बी कितना, y। पहला नंबर कितना हो जाएगा x, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ दैट इज x प्लस y का वैल्यू कितना दे दिया गया, x प्लस y का वैल्यू दे दिया गया तुम्हारा 34, और दूसरा कितना दिया गया यहाँ पे, x माइनस y का वैल्यू कितना दे दिया गया, x माइनस y का वैल्यू तुमको दे दिया गया 8। अब तुमको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब तुम लोग का आइंस्टाइन वाला दिमाग ये कहेगा कि सर इसमें हम लोग स्क्वायर कर लेते, क्यूब कर लेते, कुछ ना कुछ कर लेते, आंसर आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे ये जो है ये तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है नहीं। भले मान लो रेलवे का बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन वो तुम्हारा क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो रहा है, सॉरी सब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्टेप कोई नहीं दिख रहा है, तुमको बस आंसर से मतलब होगा ना यहाँ पे। तो आंसर से अगर मतलब है तो आंसर ही निकालो यहाँ पे। अगर मैं तुम्हारा जगह में होता, मैं आंसर यहीं पे सॉल्व करके निकाल लेता, लेकिन मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि अगर इसको बेसिक मेथड से करोगे तो होगा कैसे ये चीज। ठीक है, सीधा सा बात है, मैं लेट अस एज्यूम दिस वन टू बी इक्वेशन नंबर 1 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं। लेट अस ऐड बोथ द इक्वेशन, जिसके कारण क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई और इस तरफ क्या है तुम्हारा x माइनस वाई। जबकि मैंने ऐड किया तो ऐड को यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो वही चीज मेरा राइट हैंड साइड में होगा, यहाँ पे कितना होगा प्लस 8 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, इट विल बी 2x व्हिच इज इक्वल टू कितना 6 जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 which is equal to कितना 21। x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 21। अब अगर x का वैल्यू तुम्हारा 21 आ रहा है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, y का वैल्यू भी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। तो कितना था यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 34 था। x का वैल्यू कितना मिला था मुझे 21 प्लस y इज इक्वल टू कितना 34। अब ये उधर चला जाएगा तो y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 जाएगा 3 बचेगा 1 जाएगा 13 आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 13 आ गया, y का वैल्यू 13 आ गया। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है तुमको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। दैट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इनटू y। x का वैल्यू कितना था 21, y का वैल्यू कितना था 13। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट में देखूं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। 1 इंटू 3 कितना होता है 3 होता है। और 3 किसका यूनिट में है, 3 मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जहां पे इट इज सेड दैट 273 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है भाई मेरे, कभी कभार ऑप्शन ही तुमको आंसर दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम लोग अभी बोलूं कि अगर ये मेथड में करने जाओगे टाइम तुम्हारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इस मेथड से अगर करने जाओगे टाइम तुम्हारा कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, तुम लोग बोलोगे सर आपने तो बता दिया कि टाइम कंज्यूम हो जा रहा है तो सोल्यूशन भी बता दो। तो भाई मेरे अगर तुम वीडियो देखने आए हो तो सोल्यूशन भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, सीधा सीधा बात है, पहले जो जो चीज़ लिखा है उसको उड़ा दो यहाँ से। ठीक है, इसको हटा दो यहां से। उसका बाद देखो करना कैसे होगा इस चीज को। तुमको x एंड y का वैल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले देखो x पहले है, ठीक है, तो x को यहां पे लिखो, जो पहले आएगा उसको लिखो यहां पे। उसके बाद देखो दोनों का सम ले लो, ये और ये, दैट इज 34 प्लस 8 डिवाइडेड बाई कितना 2 व्हिच विल बी इक्वल टू कितना 42 बाई 2 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। खत्म। अब तुम्हारे पास दो तरीका है, 21 को किसी एक इक्वेशन में पुट करो, तुम्हारा y का वैल्यू आ जाएगा। या फिर सेकंड वाले का अगर वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, इट विल बी 26 डिवाइडेड बाय कितना 2 व्हिच इज इक्वल टू कितना 13। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज x इंटू वाई चाहिए। सो x इंटू वाई विल बी इक्वल टू कितना 13 इंटू 21 व्हिच इज इक्वल टू कितना 273। कितना हो जाएगा 273। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ठीक है, जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई या फिर a प्लस बी ए माइनस बी, तब क्या करना है, पहले वाले विल बी इक्वल टू दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे वाले के लिए दोनों का सब क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आएगा, सीधा सीधा आंसर तुम्हारा पास आ जाएगा। ना ही तुमको कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत है, ना ही कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सीधा सीधा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि भाई जब भी क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन को पढ़ो, साथ ही साथ ऑप्शन को भी देखो। कभी कभार क्या होता है, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑप्शन से ही तुम्हारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 66, द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, द सम ऑफ द टू नंबर इज, दोनों नंबर का सम कितना आएगा। तो सम यहाँ पे कितना है, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे सब 5 का मल्टीपल है। एलसीएम 66 है मतलब 11 का भी होना चाहिए। इसका आंसर तो तुम्हारा 55 हो जाएगा। सीधा सीधा बात, क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं होगा। आप बोलोगे सर आपने तो आंसर देख के आया इसीलिए शायद आपने यहाँ पे टिक कर दिया, तो ना मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी हो रहा है थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैं समझा दूंगा मैंने कैसे किया। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इसको करना कैसे होगा। दोनों नंबर का एलसीएम दे दिया गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कितना बोला गया यहाँ पे तुम्हारा 66। एलसीएम यहाँ पे तुम्हारा 66 हो गया। एचसीएफ को यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, एचसीएफ मुझे नहीं पता, लेट इट बी खाली यहाँ पे। ठीक है, टू नंबर्स आर मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2x, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3x। ठीक है, मतलब क्या मतलब रेशियो दे दिया गया, दैट मींस आई नीड टू पुट ए वेरिएबल। याद है ना, रेशियो चैप्टर जब कर रहे थे मैंने क्या बोला था, जब भी रेशियो वाला केस आ जाए तो क्या करना होता है, साथ में एक वेरिएबल पुट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स वेरिएबल पुट कर दिया। अब बोलोगे सर आपने तो सब कुछ कर दिया, तो अब मुझे एक चीज बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। अब थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तुम्हारा कंसेप्ट लगाओ, साथ ही साथ थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ऐसा एक वैल्यू जो दोनों में कॉमन आता है।
2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं आता है भाई, दोनों के दोनों क्या होता है, को प्राइम नंबर्स हो रहा है, या फिर बोल सकते हो प्राइम नंबर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अच्छे से देखूं तो ये x दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स HCF कितना हो जाएगा, HCF तुम्हारा x हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी शायद तुमको याद होगा, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसके कारण यहाँ पे कितना आएगा 66x इज इक्वल टू 3 2 6 x स्क्वायर, इसको भूलना मत, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x के साथ ये चला जाएगा और 6x विल बी इक्वल टू कितना 66, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 11, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। अब 11 देख के कूदने मत चले जाना कि भाई मेरा आंसर आ गया 11 मेरा आंसर है, ऐसा नहीं है भाई, मेरे यहाँ पे बस उसका आधा पार्ट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, दोनों नंबर का सम निकालना है, तो वो दोनों नंबर क्या था 2x था और 3x था, दोनों को ऐड करने से कितना हो जा रहा है 5x हो रहा है, x का वैल्यू कितना था 11 था, तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और ये 55 तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है ये मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे ऐसे भी बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर आपने तो इसको इतना सारा दिमाग में करके तो कर लिया है, तो हम लोग को भी बताइए कि हम लोग इसको कैसे करें। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहले सम ऑफ द बोथ द नंबर्स बोला गया, तो दोनों नंबर कौन सा है 2 और 5, मतलब दोनों का सॉरी 2 और 5 बोला, 2 और 3 दोनों को ऐड करने से कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, दैट मीन्स जो भी नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, इसलिए मैंने पहले 5 का मल्टीपल चेक किया, यहाँ पे सबके सब 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे मेरा सपना टूट गया। दूसरा चीज एलसीएम अगर 66 हो रहा है, मतलब उसके साथ कुछ एक फैक्टर भी आ रहा है एक्स्ट्रा, वो फैक्टर कौन सा है 6 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है, तो 6 तो हर जगह कॉमन आ भी सकता है, तो 11 एक नंबर रह गया, तो मतलब क्या हो गया तुम्हारा सम जो होगा वो तुम्हारा 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 11 का भी होना चाहिए, और दोनों अगर मिला देता हूं तो बस यहाँ पे एक ही दिख रहा है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, वो तुम्हारा 55 है, जो तुम्हारा 11 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इनिशियल स्टेज में ये वाला चीज मत सोचो कि मैं भी ऐसा कर लूंगा आंसर आ जाएगा, तुम लोग अगर करने जाओगे उसको तुक्का कहलाएगा। ठीक है, अगर वो कंसेप्ट लगा के करो तभी जाकर तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीज? चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। ये देखो बच्चों, जैसा क्लास 6-7 में बोला गया, यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। जल्दी से इसका आंसर निकालो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे बच्चों जैसा वो करने मत चले जाना, सीधा सीधा वो जो क्या बोलते हैं बच्चों जैसा डिवीजन वाला मेथड करने मत चलो, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ आंसर क्या होगा। क्या होगा भाई, HCF एंड LCM ऑफ दिस। अब सीधा सीधा बात है, कितना है 16 है 24 है। ठीक है, तो LCM चाहिए, तो LCM पहले ढूंढ लेता हूं, 16 और 24 का LCM कितना होगा 48 होगा। 48 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ये दोनों तुम्हारा आंसर नहीं होगा। HCF चाहिए, तो ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट फैक्टर। सीधा सीधा बात भाई, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, दैट विल बी 8,48 इज द करेक्ट आंसर। सीधा बात है यहाँ पे। और अगर तुमको लग रहा है कि तुमको निकालना है तो भाई निकाल लो भाई, कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालते हो, दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है 24 का टेबल चेक करो, 24 1 24 के टेबल में आता है लेकिन 16 के टेबल में नहीं आता है। 24 2 48 24 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में भी आता है, दैट मीन्स इसका LCM कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो LCM तुम्हारा 48 हो गया, जिसके कारण मैंने ये दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बारी आता है HCF का। तो HCF क्या होता है, इसका फैक्टर्स को लिखना होता है। तो सीधा बात मैं इसको अगर लिखता हूं 8 इंटू 2 और इसको अगर लिखता हूं मैं यहाँ पे 24, कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, जो कॉमन आता है वही उसका HCF होता है। कॉमन क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो मतलब क्या 8 और 48 जहां पे दिखेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत टफ होता है। ठीक है, मैथ्स कुछ टफ नहीं होता है, अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगा रहे हो ना मैथ्स बहुत आसानी से बन जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा कंसेप्ट दोनों को मिलाओ, बहुत अच्छा सब्जी बनेगा। ठीक है, अब वो सब्जी को खराब होने मत देना, क्यों, क्योंकि वहां पे तुमको डेली का डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो सब्जी खराब हो जाएगा, फ्रिज में रख दोगे सब्जी तो खराब हो जाएगा। तो डेली के डेली उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा एडवांस मैथ्स का पार्ट हो जाता है। अब कुछ बैंकिंग वाले बोलेंगे कि सर हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री होगा क्या, तो देखो मेरे भाई बैंकिंग वालों के लिए ट्रिगोनोमेट्री नामक कोई चैप्टर है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, जो भी है वो एसएससी और
एनटीपीसी के लिए होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री कौन सा क्लास का कंसेप्ट है? अगर तुम एडवांस मैथ्स लेके कर रहे हो तो दैट विल बी क्लास आई थिंक 9 में आता है ना, हाँ शायद 9 में आता है। और अगर तुम ऐसा सीबीएसई बोर्ड से हो तो तुमको पता होगा ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा क्लास 10 में आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्री मतलब नाम से पता चला, ट्री मतलब त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब क्या होता है? 3 साइड। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब भी होता है 3 साइड का ज्योमेट्री। अब कौन सा 3 साइड? इट शुड ऑलवेज बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका इतना बेसिक कंसेप्ट में नहीं घुसेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था ना, वहां पे मैंने एक चीज देखा कि एनटीपीसी में डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होता है? आइडेंटिटी बेसिस पे हो जाता है या फिर उसका प्रॉपर्टी बेसिस पे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तुम अच्छे से, ये सीधा सीधा जो ये पार्ट दिया गया है ना, ये तुम्हारा क्या आता है? ये तुम्हारा एएसटीसी कंसेप्ट का अंदर आ जाता है। ठीक है, एएसटीसी कंसेप्ट अभी तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है, जब मैं एसएससी का क्लासेस लूंगा तो वहां पे तुमको बताऊंगा कि एएसटीसी कंसेप्ट होता क्या है। अब बस तुमको इतना याद रखना है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा कंप्लीमेंट्री एंगल का अंडर आएगा ये। ठीक है, मैं भी देख रहा था यहाँ पे, तो इट विल बी अंडर कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा ये एक चीज याद रखना, साइन का कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा तुम्हारा कॉस, और कॉस का कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा तुम्हारा साइन। ठीक है, ऐसे ही टेन का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। टेन का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। और कॉट का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? तुम्हारा साइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। और कॉसेक का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इतना टाइम से आप बोल रहे हो कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट डज दिस कंप्लीमेंट्री एंगल मींस? तो कंप्लीमेंट्री एंगल कोई मीन नहीं करता, सीधा सा बात है भाई, जहां पे तुमको 90 दिख जाए वही तुम्हारा कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन के साथ 90 है, दैट इज मींस इट्स एन कंप्लीमेंट्री एंगल। तो साइन का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉस होता है। और यहाँ पे कॉस तुम्हारा 2 जगह में दिया है, ये भी एक दिया गया है, ये भी दिया गया है यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना, साइन के साथ अगर कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ ना, उसका बाद वाला जो एंगल बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो उसका बाद वाला क्या है? थीटा बचा, दैट मींस योर आंसर विल बी व्हाट? योर आंसर विल बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे, अगर मान लो ये यहाँ पे रहने देता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर कितना हो जाता? बताओ, सीधा सीधा बताओ कितना हो जाता? सीधा बात दिख रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट्री 90 है, तो 10 और 90 मिलके क्या हो जाता है? कॉट बन जाता है। तो लिख दो कॉट यहाँ पे, और कॉट के साथ क्या आएगा? 90 तो नहीं आएगा, क्योंकि 10 और 90 मिलके बन गया मेरा कॉट, बच कितना गया? थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बस वही चीज हो रहा है, साइन और 90 मिलके क्या बन गया? साइन और 90 मिलके कॉस बन गया, और बच कौन गया? यहाँ पे थीटा बच गया, तो इट विल बी कॉस थीटा। जो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? जो मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा आइडेंटिटी बेसिस पे है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला आइडेंटिटी बेसिस पे है? तो अगर तुमको पता नहीं चल रहा है कि आइडेंटिटी बेसिस पे है ये चीज, दैट मींस तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत वीक चल रहा है। तो इसी कारण मैं यहां पे लिखा देता हूं कि आइडेंटिटीज क्या क्या हो जाएगा। यहां पे सबसे पहला आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इट विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आखिर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर तुम क्वेश्चन को यहां पे देखोगे तो क्या दिया गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीधा बात मुझे यहां पे दिख रहा है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा कहां पे दिख रहा है? सेक स्क्वायर थीटा मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट स्टार्ट किया था तब मैंने यहाँ पे एक ही चीज बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है? ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा फॉर्मूला बेसिस पे हो जाता है, आइडेंटिटी बेसिस पे होता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेसिस पे होता है। तो ये देखो पहले वाला क्या था? तुम्हारा एक फॉर्मूला बेसिस पे था, अब ये तुम्हारा आइडेंटिटी बेसिस पे हो गया। ठीक है, मतलब अगर तुम बेसिक भी कर रहे हो ना, दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री का 80 to 90% क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू पुटिंग। अब ये वैल्यू पुटिंग के लिए देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। अगर मैं वो टेबल को तुमको अभी डिस्कस करने जाऊंगा टाइम चला जाएगा, इसी कारण मैंने एक टेबल यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, मतलब क्या होगा? जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया गया है तुम्हारा? cos स्क्वायर 90 दिया गया ना, तो टेबल में देखो
कॉस है यहाँ पे और 90 कहाँ पे है, 90 तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस 90 का वैल्यू 0 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉस 90 में क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ और स्क्वायर दिया गया तो उसको स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। प्लस कॉसेक 90, कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक देखो कहाँ पे, ये रहा कॉसेक और 90 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 हो रहा है। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ कॉसेक 90 में क्या लिख सकता हूँ 1 और स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा माइनस है क्या, प्लस कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस पुट कर देता हूँ। कॉट स्क्वायर 45, सीधा सा बात है भाई, कॉट स्क्वायर 45 कितना होता है 1 होता है। बार बार मैं पेज क्यों पलटी करूँ, मुझे टेबल पता है तो मैं पेज क्यों पलटी करूँ, ठीक है। अब तुम्हारा काम यही रहेगा कि ट्रिगोनोमेट्री अगर तुम कर नहीं रहे हो लेकिन तुमको कुछ ना कुछ सम घर पे मतलब एग्जाम में करके आना है तो 2-3 चीज कर लेना, आइडेंटिटीज कर लेना, कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसका वो कर लेना, एंड साथ ही साथ ये जो टेबल अभी करा रहा था वो टेबल भी कर लेना, ठीक है। तब जाकर तुम वहां पे 80 to 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे, ठीक है, विद कॉन्फिडेंस। तुक्का मारने का बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 0 स्क्वायर कितना होगा, 0 ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 0 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया, क्लियर हो गया वाला चीज। चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तुम लोग को बताया था डायरेक्टली आइडेंटिटी बेसिस पे आता है या फिर प्रॉपर्टी बेसिस पे आता है। सीधा बोला गया क्या, कॉसेक 90, कॉसेक 90 क्या बन रहा है वो कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉसेक के साथ 90 मिलके क्या बनेगा, कॉट बनेगा। कॉट कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। कॉट और कहीं पे है, नहीं है, बस यही है। तो इट विल बी कितना, कॉट थीटा, मतलब कॉसेक 90 मिल के बन जा रहा है कॉट और साथ में क्या रहेगा, थीटा रहेगा, तो इट विल बी कॉट थीटा। बात समझ में आ गया। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो किस में से आएगा, अलजेब्रा। तो नाम में ही बहुत सारा जबड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, ठीक है। नाम में जबड़ा आ सकता है लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट जज बाय ए टॉपिक विथ इट्स नेम। वाह क्या शायर हूं मैं, ठीक है। तो टॉपिक को जज मत करना उसके नाम से। भले ही हो सकता है तुम्हारा 9, 10 या फिर 8 वीट में अलजेब्रा के साथ दुश्मनी हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रा के साथ तुम्हारा दोस्ती होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको, क्या दिया गया, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं ना यहाँ पे, सीधा सीधा बात है। दैट इज x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे करने का तरीका अलग अलग है सबका। सब बोलोगे कि सर आप इसको ब्रेक कर दो, उसके बाद कर लो। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मुझे इसको ब्रेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी है ये, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या था, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b। यही वाला आइडेंटिटी होता है ना, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। बस यही वाला देखता हूं यहाँ पे। अगर मैं ये पूरा चीज को देखूं तो ये a का रूप में काम कर रहा है और ये b का रूप में काम कर रहा है। दैट इज a² - b² हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा a + a दैट इज x + y, a + b, सॉरी a + b होगा ना, हाँ पहले a + b होगा, a + b, b कितना है x - y, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा a, मतलब यहाँ पे x + y हो जाएगा माइनस a - y, ठीक है। अगर तुम उसको फॉर्मूला में ब्रेक करके करना चाहते हो तभी भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। मुझे लगता है ऐसा आसानी से आंसर आएगा तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब बस उसको ब्रैकेट हटाओ, कितना आएगा, x + y + x - y, और यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना आएगा, x + y -x + y। अब कुछ लेजेंड लोग ऐसा भी होंगे, बोलेंगे कि सर यहाँ पे प्लस कैसे हो गया। तो देखो भाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाते जाते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पे -x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस प्लस मिलके कितना, सॉरी माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो जहाँ कैंसिल जा रहा है कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैंसिल चला गया, कितना बचेगा, 2x बच जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और आंसर क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, ठीक है। एकदम से जबड़ा नहीं है, देखा अलजेब्रा में एकदम से जबड़ा नहीं है, जिसके कारण तुम्हारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में तुमको इतना सारा तो नहीं करना है ना, तो कुछ स्टेप दिमाग में कर लेना ताकि तुम्हारा जो शॉर्टकट वाला जो वो है ना, मतलब मेंटेलिटी, वो थोड़ा वो कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तुमको लग रहा है कि हर चीज का शॉर्टकट होता है, तो ना मेरे भाई, हर वीडियो में बोलता हूँ और हमेशा से बोलता रहूंगा, शॉर्टकट नामक कोई चीज नहीं होता है।
जो भी होता है सब कंसेप्ट से बन के आता है, तो कंसेप्ट क्लियर करो, शॉर्टकट ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट से ज्यादा क्या ही कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा तुम CBT 1 क्लियर कर पाओगे, CBT 2 में क्या करोगे, वही क्वेश्चन दे देगा लेकिन अलग सा कुछ लगा देगा वहां पे, तब क्या करोगे, तब तुम्हारा शॉर्टकट काम नहीं आएगा मेरे भाई, तब तुम्हारा क्या काम आएगा, कंसेप्ट काम आएगा। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, शॉर्टकट खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, क्या है भाई, ई रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर नहीं, ये तुम्हारा रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन बोलो तो कुछ तो है यहाँ पे जिसके कारण देखो यहाँ पे क्या करूँ मैं, इसको कुछ करने का नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, गलत नहीं मतलब कुछ तो होगा, शायद जिसने PPT बनाया उसने देखा नहीं होगा ढंग से, लेकिन कुछ तो है जो हम लोग की नज़र में तो आ नहीं रहा है। ऐसा कुछ सॉल्व तो कर नहीं पाओगे। 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, साथ में एक माइनस भी आ रहा है, कुछ तो था, एक्स उक्स है क्या यहाँ पे, ट्राई करें क्या, नहीं ज़्यादा इंस्टेंट नहीं बनते। ठीक है, ज़्यादा इंस्टेंट बनेगा तो खिचड़ी पक जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करके चीज़ को समाप्त कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो क्लास है ये तुम्हारा NTPC का 2021 का जो पेपर का सीरीज है उसके लिए लास्ट रहेगा, और बहुत ही जल्द एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूंगा कि 20 to 30 क्वेश्चन का एक बल्क लेके आऊं जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट में रहेगा। मतलब NTPC का कुछ फेवरेट क्वेश्चन होता है, वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करेगा क्वांट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको करना कैसे होता है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुमको पता चलेगा ना। अभी तुम लोग को एक चीज़ बताया था, जब भी x + y x - y के फॉर्म में होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, याद है ना। तो जो पहला वैल्यू होगा उसके लिए क्या करेंगे, x विल बी इक्वल टू दोनों का सम, 19 यहाँ पे है 7 यहाँ पे है, तो 19 + 7 कर दो, 19 + 7 डिवाइडेड बाई कितना 2, विच इज इक्वल टू कितना 26 इज इक्वल टू 13। और y क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला वैल्यू 19 - 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना 6। यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए, 8 भाई 13 × 6 तो सबको ही पता है ना, तुमको x × y चाहिए, तो x × y का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 6 × 13, और 6 × 13 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज 78 होगा, और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप लॉलीपॉप क्वेश्चन जानबूझ के करा रहे हो, तो देखो मेरे भाई ये मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम में दिया गया इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे एंड से मैंने 21 का क्वेश्चन पेपर करा दिया। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर 21 का क्वेश्चन पेपर से नहीं होगा, हम लोग को और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, 19 का भी चाहिए, तो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार, मैं तुरंत लेके आ जाऊंगा उसका सीरीज यहाँ पे। ठीक है, और अगर लगता है कि तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट करना है कि हाँ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना है, तभी भी मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए ला सकूँ। बात समझ में आ रहा? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तुम्हारा काम यही रहेगा कि अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो और सिलेक्शन लेके दिखाओ यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स एंड द क्लास हियर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।